है इंडियन कम्युनिटी है उसको शंघाई एक्सपो सेंटर में संबोधित करने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त भीड़ है वहां पर, लेकिन इससे पहले आपको बता दें वहां पर मौजूद है राहुल कंवर हमारे सहयोगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जनरल अशोक मेहता इस वक्त हमारे साथ है। स्वागत है आपका। हमारे साथ स्कंद तयाल जी हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, आपका स्वागत है। सुनील अलग जी हमारे साथ है और हमारे साथ पूर्व राजनायक राजीव डोगरा जी भी मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले राहुल, जो उम्मीद की जा रही है, लोगों की जो उम्मीद है वो अभी हमने देखी, लेकिन इन लोगों की देश से बहुत उम्मीद है। आज 1 साल पूरा हो गया है, क्या कह रहे हैं ये लोग? कुछ फर्क आया है? जी निशांत, बेसब्री से यहाँ पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का। लोगों ने न्यूयॉर्क में रोमांच देखा, लोगों ने सिडनी की भीड़ देखी, ये है शंघाई। और हम आपको बताएं कि हिंदुस्तानी मूल के केवल करीब 45,000 निवासी हैं यहाँ पे। चीन में ज़्यादा भीड़ है नहीं, लेकिन फिर भी चीन के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से ये लोग यहाँ पर आए हैं। कई घंटे से भीड़ लगा के खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का। अच्छा बताइए, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं और पीएम से आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं टेंजिन से आया हूँ और पीएम की स्पीच सुनना चाहता हूँ मेक इन इंडिया पे, कि हम मेक इन इंडिया के बाहर के स्टूडेंट इंडिया को कैसे हेल्प करें मेक इन इंडिया बनाने में और आगे बढ़ाने में। आप क्या सुनना चाहेंगे पीएम से? हाँ जी, आप क्या सुनना चाहेंगी पीएम से? कहाँ से? मैं एक्चुअली उनका भाषण सुनना चाहूँगी। आई रियली वांट टू सी हिम लाइव saying things about India, about us, everything. I'm so आप 1 साल पूरा हुआ है, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार के 1 साल को आप कैसे देखते हैं? I think he has done an incredible job. First of all, मैं कहना चाहूँगा, he's a dignified person. He's a dignified person, and I have seen everywhere. Last month I was in USA, and everybody knows that मोदी है। ये जो मोदी चीन आए हैं, आपके हिसाब से पीएम का दौरा कितना कामयाब रहा है? पीएम का दौरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। आई थिंक स्मार्ट सिटीज़ को कैसे बिल्डअप करना है, पीएम शुड लर्न फ्रॉम चाइना। बुलेट ट्रेन कैसे चलानी है, क्या सीखना चाहिए आपके हिसाब से हिंदुस्तान को चीन से? चाइना कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, ये चीन से सीखना चाहिए। और एजुकेशन कैसे करना है, वो चाइना से सीखना चाहिए। यहाँ पे प्लान 10 साल का करते हैं, बट दे कंप्लीट द थिंग इन 5 years। इंडिया में भी प्लान फॉर 5 years, वी कंप्लीट इन 20 years। राहुल, हम आपके पास वापस आ रहे हुआ तो कभी-कभी कंप्लीट भी आपके पास वापस आ रहे हैं राहुल। हम आपके पास हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी एक क्विक रिएक्शन सबसे लेना चाहूंगा। सबसे पहले ताल साहब, 1 साल एक तो पूरा हो गया है, दूसरी तरफ एक हमने न्यूयॉर्क देखा, एक सिडनी देखा और अब एक चीन देखने जा रहे हैं। 1 साल के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीजों को देखें तो ये चीन दौरे में क्या टेक अवेज है हमारे पास? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने 1 साल में एक बहुत अच्छा बाहर एक वातावरण बना लिया है कि बाहर की कंपनियां, बाहर के देश भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं, और एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एक उन्होंने भारत का प्रेजेंटेशन किया है, एक कॉन्फिडेंट भारत का प्रेजेंटेशन किया है, और एक बिज़नेस फ्रेंडली भारत का प्रेजेंटेशन जो किया है, उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और जो चीन की जो इस समय अब आखिरी पड़ाव पर हैं वो चीन की विज़िट के, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक एंगल से तो अच्छे अचीवमेंट्स हैं। अगर 21-22 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल साइन हुए हैं आज शंघाई में और कल बीजिंग में, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। पर उसके अलावा अगर अब देखें तो जो गंभीर मसले जो भारत और चाइना के बीच में हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है शायद उसमें भी कोई ख़ास कमी नहीं आई है। ट्रस्ट डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, राहुल के पास हम वापस जाएंगे। राहुल, एक चीज है, एक सवाल है, वहां पर जो हिंदुस्तानी मौजूद हैं उनसे ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जैसा अभी यहां पर जिक्र हुआ, एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों मुल्कों के बीच में। अगर पाकिस्तान से तुलना की जाए तो पाकिस्तान से चीन के रिश्ते इतने ज्यादा नजदीकी हो गए हैं, और लेकिन भारत से अभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं हो पा रहा है। इस लिहाज से ये लोग क्या कह रहे हैं? देखिए निशांत, आप करना चाह रहे हैं कूटनीति पे चर्चा, ये लोग जश्न मना रहे हैं हिंदुस्तानी होने का, क्योंकि अपने अपने देश से बहुत दूर ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इनमें देखिए कितना रोमांच है, कितना उत्साह। इन्हें लगता है कि मोदी जहाँ जाते हैं
मोदी सा पर्व मोदी अपने साथ लेके आते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी निवासी यहाँ पे चूंकि इतने कम हैं, इस वजह से इनको बहुत कम मौका मिलता है एकजुट होने का। पहली दफ़ा है कि चीन के इतने अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। देखिए, ये होता है न्यूयॉर्क में, साथ ही साथ ये हो सकता है सिडनी में, लेकिन जब शंघाई जैसे शहर में आप देखते हैं कि अलग अलग हिंदुस्तानी मूल के निवासी यहाँ पे आए हैं। आइए इनमें से कुछ से बात करते हैं। जानना चाह रहे हैं हमारे स्टूडियो में कि मोदी की इस विजिट को आप लोग कितनी कामयाब मान रहे हैं? आपके दोस्तों में जो चीन के दोस्त हैं उनमें चर्चा हो रही है? हाँ, बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि मोदी का क्रेज सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, चीन में भी है। और चीन के लोग किसी भी चीन में उतने लोग नहीं जानते मोदी को जितना बाकी जगह जानते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीन के लोग और किसी पीएम को आज तक नहीं जाने, लेकिन मोदी को जाने हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी के लिए पूरा चीन वेट कर रहा है। मोदी, ये भी लोगों के लिए गर्व की बात है कि मोदी चीन का जो ट्विटर है वीबो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने जो कल सेल्फी ली थी उसके 55,000 रीट्वीट हुए हैं। 55,000 रीट्वीट एक हफ्ते के अंदर, उनके 1,22,000 फॉलोअर हो गए। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी मूल के निवासियों के अलावा भी चीन में भी उनकी लोकप्रियता। अच्छा, ये बताएं, पीएम जब बोलेंगे आप उनसे क्या सुनना चाहेंगे? इनके हिंदुस्तानी निवासी जो यहाँ पे हैं वो पीएम से क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी बोलिए। आप नेक्स्ट कई साल में, आगे वाले साल में क्या करेंगे कंट्री के लिए, तो हम सुनने वाले हैं। आपको लगता है चीन हिंदुस्तान से बहुत आगे निकल गया? मीलों बहुत आगे निकल गया है, और हम चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया चीन से बहुत आगे जाए, और इंडिया में पूरी कैपेबिलिटी है आगे जाने की। कैसे लोग, देखिए चीन कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितने लोग यहाँ पे अमीर हुए। आपको लगता है हिंदुस्तान चीन से आगे निकल सकता है? हिंदुस्तान चीन, देखिए पहले तो हिंदुस्तान और चीन का कंपैरिजन थोड़ा गलत है। क्यों गलत? ये डिक्टेटरशिप है, ठीक है, इंडिया डेमोक्रेसी है। तो इंडिया और चाइना कंपैरिजन थोड़ा गलत है, पर इंडिया यदि हम अपने आप को बेटर कर लें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। ये अहम बात है निशांत, मैं आपको बताऊं, बार बार आप ये एक सेंटिमेंट जरूर सुनेंगे कि चीन से तुलना करना, चीन से मुकाबला करना फिलहाल छोड़िए, चीन से दोस्ती बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने देश को और काबिल कीजिए, फिर चीन से तुलना कीजिए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान और चीन में काफ़ी फासला। आइए थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं, क्योंकि जिससे चर्चा नहीं हो रही उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि आज तक की टीम यहाँ शंघाई पहुँची है और उनसे मुलाकात नहीं की। जैसा हमने आपको बताया कि करीब 5 से 7,000 लोग यहाँ पर चीन के अलग अलग जगहों से आए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बाकी जगह पे जब वेम्बली स्टेडियम में लंदन में प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहाँ पे 1 लाख लोग होंगे, उसकी तुलना में तो ये बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी जब हिंदुस्तानी यहाँ पर बहुत कम है, उस तुलना में जब आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ पर देखते हैं वो काफ़ी बढ़ रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे आगे निकलते हुए। आप लोग क्या सुनना चाहेंगे आप पीएम से? क्या है हिंदुस्तानियों की यहाँ की परेशानियाँ? हमारी परेशानी बहुत सारी, पर सुनने वाले हैं तो फिर हम सुनाएंगे कि हमें फूड की बहुत प्रॉब्लम है। वी नीड इंडियन फूड हियर प्रॉपर्ली। रेस्टोरेंट खोलिए ना, रेस्टोरेंट। नो, वी वांट अनाज पानी, घी नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, कुछ भी वेजिटेरियन। सबसे बड़ी भी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं। जब उड़द दाल चाहिए तो सिर्फ मूंग मिलती है। अरे तो हम सब कुछ चीन से इंपोर्ट क्यों करते हैं? आप इंडिया से इंपोर्ट करके लाइए। इंडिया से इंपोर्ट करना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसीजर है इंपोर्ट ऑफ फूड के लिए। आप लोग क्या सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि यहाँ एक भी मंदिर नहीं है। बोलिए, मंदिर कौन रोकता है? मंदिर यहाँ गवर्नमेंट है अलाउ नहीं करती। आप चर्च खोल सकते हैं, आप कुछ और भी खोल सकते हैं, पर एक भी मंदिर नहीं है। सो वी वांट मोदी जी टू मेक गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू ओपन वन टेम्पल। वी ऑल वांट टू मेक। ये तो जरूरी है, हर शहर में जहाँ पर भी हिंदुस्तानी समुदाय के जो बाहर निकलने दिए, जहाँ पर भी। अच्छा बताइए, आप क्या कहना चाह रही, क्या सुनना चाहेंगे आप? आप क्या पूछ? आप, मैं बोल रहा हूँ, क्या सुनना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री जी से? क्या सुनना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री से? आप बताएं। हाँ, जब पीएम बोलेंगे तो आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या सुनना चाहेंगे उनसे? आई थिंक यहाँ पे काफ़ी। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से हूँ, इंडिया में। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे शंघाई में ही बेस्ड आउट ऑफ हूँ, एंड विप्रो में वर्क करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे
आई थिंक कि वो कैसे मेक इन इंडिया का प्रमोशन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो चीन में तो मेड इन चाइना पर जोर है, वो आके मेक इन इंडिया क्यों करेंगे? इंडिया अब नाउ फ्यूचर इज बिलोंगिंग टू इंडिया, सो आई उनको लग रहा है कि चीन में फिलहाल जी जी बोलिए। वीजा ऑन अराइवल, वी हैव emergencies, we have parents, we have children living out of China, and when they need to come here, it's a huge problem. ये बड़ी बात है, खास तौर से ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने ई वीजा की घोषणा की चीन के लिए, अब लोगों को लगता है कि वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए। विदेश सचिव आ चुके हैं, मैं देख रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आ चुके हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ चीन में शंघाई के इंडियन कम्युनिटी सेंटर में आ रही। मैडम आप बेकरार हैं कुछ बोलने के लिए? Only one sentence I want to say. Modi, you should be a sea, and we all Indians are the waves. We will zoom up and touch the skies. चलिए ये जज्बा अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी आप बताएं, आप कहाँ पे रहती हैं? आप हिंदी बोलती हैं? नहीं बोलती। यू स्पीक हिंदी? यू डोंट स्पीक मच। यू स्पीक मैंड्रिन? यू स्पीक मैंड्रिन, बट यू शुड स्पीक हिंदी। आप हिंदी क्यों नहीं? इनकी मम्मी कौन है? इनकी मम्मी नहीं है यहाँ पे। Hindi very little. little bit of Hindi. You should focus on Hindi because you can't give up on Hindi. चलिए कुछ लोग हैं जो यहीं पे पले बड़े हैं। राहुल मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। इसको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मोदी के संग भारतीयों के रंग, कलर्स ऑफ इंडिया यहाँ पर भर भर के दिखाई दे रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव डोगरा जी, फॉर्मर डिप्लोमेट भी हमारे साथ हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक ये जो अगर बात की जाए एक साल के अंदर ये चौथी मुलाकात है दोनों शीर्ष नेताओं की, क्या ये समझा जाए कि इन जैसे नेताओं की मुलाकात हो रही है वैसे ही लोगों के बीच में भी जो सीबीएम्स हैं वो बढ़ेंगे और उससे ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है, ये खत्म होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोग मिलेंगे ट्रस्ट डेफिसिट में ज़रूर कमी आनी शुरू होगी। और मोदी जी की जो विजिट्स, जो मुलाकात 3 आपने बताई हैं चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, उसका भी बहुत असर पड़ा है। और उनके जो पर्सनल इक्वेशन है और स्टाइल है, जिस तरह उन्होंने खुलेआम बोला है बॉर्डर इशू के ऊपर, बाउंड्री इशू के ऊपर, उससे चाइनीज़ लीडरशिप को भी समझ आई है कि इंडिया जो है अब दब दब के रहने वाला नहीं है। उसका भी व्यू पॉइंट है, वो हमको सुनना चाहिए। पर एट द सेम टाइम हमको रियलिटी से हटना नहीं चाहिए और हमको इमोशंस में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत बड़ी नदी पार कर ली है। अगर आप देखें कि विजिट से पहले चाइना के ग्लोबल टाइम्स में इतना बुरा आर्टिकल आया था और विजिट के दौरान चाइनीज़ टेलीविजन ने इंडिया का मैप दिखाया था जो सर कटा हुआ था और कंधा भी हटा हुआ था एक, तो वो उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। ज़रूर कल उन्होंने एक आर्टिकल दिया है जो बहुत पॉजिटिव है और कहता है कि मोदी जी की विजिट निक्सन के समान है विजिट। पर अगर उसको आप कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो उसमें बहुत कटाक्ष है, क्योंकि निक्सन की विजिट जो हुई थी उसमें चाइना को बेइंतहा फ़ायदा हुआ था। उसी के कारण अब चाइना अमेरिका की बराबरी में नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 है दुनिया में। तो चाइना ये चाहता है कि मोदी जी की विजिट में चाइना को ही फ़ायदा होता रहे। और अगर आप वास्तविकता में देखें तो शायद वही हो रहा है। जो 20 बिलियन या 10 बिलियन जो भी डील्स हुई हैं उन सब में चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। मैं एक चीज और कह दूं, इंडिया के एक्सपोर्ट में ना फार्मास्यूटिकल में फायदा हुआ है ना आईटी में। और जैसे गृहिणी ने अभी एक क्राउड शॉट में आपके बताया कि ना इंडिया से दाल एक्सपोर्ट हो सकती है और ना कोई और चीज एक्सपोर्ट हो सकती, ना माता पिता आ सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। सो वास्तविकता ये है कि चाइना टच से मस नहीं हुआ, आप जरूर झुक गए। सर आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो तकरीबन 36.21 अरब का घाटा था। अरब डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जो कि घाटा था व्यापार घाटा। और अभी की बात की जाए तो 48.43 अरब डॉलर। फार्मा की बात कर रहे हैं, 80% बल्क ड्रग्स हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसमें हमें देखना है फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा। जनरल मलिक के पास हम आएंगे, जनरल मेहता के पास हम आएंगे और इसके बाद सुनील जी के पास जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक करना चाहूंगा। अगर ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए, अगर बात की जाए कि इंटरेस्ट किसका है, तो अभी का जो दौरा रहा है, कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसमें फायदा चीन का ज्यादा है बनस्पत इसके कि भारत का होगा। इसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? हालांकि अभी अभी
करीब $22 बिलियन के कई समझौते हुए हैं, लेकिन आपका एनालिसिस इस पे क्या कहता है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि मैं जितना सुन रहा हूं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एज इफ के जो 20 साल की हमारी हिस्ट्री है 2 मिनटों में सब साफ होने वाला है। हमें तो कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमने अचीव क्या किया है, और बहुत जो अचीव करना है उसके बारे में हाईलाइट करते जाने से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी का प्लान है कि मेक एवरी कंट्री जो भी है इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन यू, वेदर इट इज जापान, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज अमेरिका। एक बार उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपके ऊपर आ जाए तो देन ऑल दी अदर प्रॉब्लम्स जो भी आप सोचते हैं निकल जाएंगे। अब हम देखिए, वेस्ट में अभी कोई चाइना और इंडिया एक साथ हो जाए, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहती है, क्योंकि अगर आप मैं जब छोटा होता था तो कहते हैं चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन अगर वो दोनों एक बार सांस ले लें तो एक टाइफून आ जाएगा वेस्ट में। अब अगर हम दो देशों में एक साथ की ट्रस्ट बिल्डअप करें, वो आके इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहां इन्वेस्ट करेंगे? जहां उनको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और हमारे पास 26 स्टेट हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जनरल मेहता भी हमारे पास है, साथ है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंसी की बात की जाए तो सवाल ये खड़ा होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में करीब 17% है, चाइना का 32% है। हमें अंदर भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा देश के। वापस आ रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, please stay this way for our national anthem. Very much, yes. I am from a city known as Yiwu. I live there. I had the pleasure of meeting the Premier of China. Yeah, I am for sure a supporter of Modi. Wonderful, wonderful. He is the most popular leader ever come here. Ladies and gentlemen, please remain standing for the Chinese national anthem. बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम भी आए हैं घूमने के लिए चाइना, तो हम भारत माता की, भारत माता की।
नमस्ते। आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो भारतवासी बस रहे हैं उन सब के लिए एक बड़े आश्चर्य की घटना होगी कि चीन में इतनी बड़ी मात्रा में वक्त कैसा बदल रहा है, वक्त किस तेजी से बदल रहा है। कोई कल्पना कर सकता था कि चीन में भारतीय नागरिक इस प्यार मोहब्बत की जिंदगी जी रहे हैं जिसे आज दुनिया देख रही है। आज 16 मई है। ठीक एक साल पहले 16 मई 2014 ये जो 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था। बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था रिजल्ट क्या आया। अभी भारत में सूरज उगना बाकी था, लेकिन आप व्याकुल थे कि जल्दी हिंदुस्तान में सूरज उग जाए और तुरंत आपको मिले। ऐसा था कि नहीं था? आपको हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजे जानने के लिए पता था 2.5 घंटे का डिफरेंस है, फिर भी सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए थे कि नहीं हो गए थे? खबर देर से आती थी तो परेशान होते थे कि नहीं होते थे? दुनिया के कुछ भाग के लोग रात भर सोए नहीं थे। और उस समय जिस हालात में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था, परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुआ था, 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था। स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। आपने तो विदेशों में रहे थे, कैसा समय बीता था। हिंदुस्तान के हो ऐसा ही होता था इंडिया से। अरे चलो चलो यार, ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? एक साल के भीतर भीतर आप सीना तान करके आंख में आंख मिलाकर दुनिया से बात कर पाते हो। दुनिया आपको संभार से देखती है कि नहीं देखती है? आपको स्वयं के भारत प्रगति के प्रति गर्व होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, जनता ईश्वर का रूप होता है।
जनता जनार्दन परमात्मा का रूप होता है। जनता जनार्दन को एक तीसरा नेत्र होता है। सामूहिक विलक्षण बुद्धि शक्ति होती है और वो अपने तत्कालीन निजी हितों को छोड़ करके भी सर्वहिताय सर्वजन सुखाय संकल्प लेकर के कदम उठाता है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने एक सामूहिक शक्ति का परिचय दिया। हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों ने सामूहिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। कोटि कोटि जनों ने सामूहिक संकल्प शक्ति का परिचय दिया और 125 करोड़ देशवासी भाग्य बदलने के लिए कृत संकल्प हो गए और तब जाकर के पोलिंग बूथ में बटन दबा के इतना बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन कोई कल्पना कर सकता है क्या? और चुनाव के अंदर मेरे प्रति जो अपप्रचार होता था वो क्या होता था? ये मोदी को कौन जानता है? गुजरात के बाहर कौन पहचानता है? ठीक, गुजरात में उसकी गाड़ी चलती है, कौन जानता है? यही कहते थे ना सब लोग से। और देश की बात, और भाई विदेश का तो इसको समझ ही नहीं है, क्या करेगा? यही चर्चा सुनी थी ना आपने? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वैसे मेरी जो आलोचना होती थी ना सही थी, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि मुझे के बाहर कोई जाना नहीं था, मेरा कोई पहचान नहीं थी और हिंदुस्तान के बाहर तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आलोचना सही थी, आशंका सही नहीं थी। दुनिया में ऐसी बहुत घटनाएं हैं और भारत ने तो अपनी सूझबूझ का परिचय करवा दिया है। वरना मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे प्रधानमंत्री क्या बनाएगा? क्या आपकी कंपनी में मुझे शेयर खरीदना है तो दोगे क्या? नहीं दोगे। ये चाय बेचने वाला ना रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री मेरा बायोडेटा देख करके पसंद नहीं करता। लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, भारत के संविधान की शक्ति है, डॉक्टर बाबा आंबेडकर के आशीर्वाद है और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों की संकल्प शक्ति है कि एक गरीब मां का बेटा भी अगर समाज के लिए समर्पित भाव से संकल्प लेकर निकल पड़ता है तो जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। आज मैं 16 मई 1 साल के बाद इस कोटि कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और मैं फिर एक बार आज 16 मई को जो मैंने पिछली बार अहमदाबाद की धरती पर से कहा था, साबरमती के तट से कहा था, मैं दोबारा आज दोहराता हूं। वैसे राजनेता चीजें बुलाने में ज्यादा माहिर होते हैं, उनकी कोशिश है यार अच्छा है लोग भूल जाए। न मैं भूलना चाहता हूं न मैं भुलाने देना चाहता हूं। क्योंकि वही बातें हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देती है, जीवन खपा देने की ताकत देती है। और मैंने उस समय कहा था
कि देश की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन भी छुट्टी ली है क्या? वैकेशन में आ रहा हूं क्या? आराम कर रहा हूं क्या? दिन-रात ईश्वर ने जितना समय दिया, शक्ति दी, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? मैंने दूसरा कहा था, कि मैं नया हूं, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर बात को सीखने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हर किसी के सीखने का प्रयास करता हूं कि नहीं करता हूं? हमारे आलोचकों से भी चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं? दुनिया में जो हो रहा है उससे भी सीखने की कोशिश करता हूं। एक विद्यार्थी की तरह खुले मन से अच्छी बात का स्वागत करने का प्रयास करता हूं और देश के लिए लागू करने के लिए कोशिश करता हूं। मैंने तीसरी बात कही, और मैंने तीसरी बात यह कही थी कि अनुभवहीनता के कारण शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। और आज 16 मई 2015 को हिंदुस्तान से दूर चीन की धरती से जब मैं बात बता रहा हूं, इस संतोष के साथ बता रहा हूं, पूरे साल भर में किसी ने हम पे आरोप नहीं लगाया कि हमने बदिरादे से या निजी स्वार्थ से कोई गलत कदम उठाया हो, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। मुझे भी आज सांघाई की इस धरती पर मेरे सामने लघु हिंदुस्तान है। भारत का हर कोना यहां मौजूद है। शायद यानी मंच पर आते तक मैंने भी नहीं सोचा था कि 16 मई एक साल के बाद मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, जो अवसर आज पूरा लघु भारत मेरे पास है। हर राज्य के प्रतिनिधि यहां है। आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि भारत की विकास यात्रा की ओर जो हम कदम बढ़ाए हैं, उसे हम सफलतापूर्वक पार करें। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जाने अनजाने में भी मैं आशीर्वाद आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, और इसलिए मैं आशीर्वाद चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे से कोई गलती न हो जाए जिससे मेरे देश का कोई नुकसान हो जाए।
दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। भाइयों बहनों, चीन का ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है। 3 दिन का मेरा चीन में भ्रमण हुआ। आज मैं यहां से इसी कार्यक्रम से तुरंत मंगोलिया के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप कल संडे को मनाएंगे। मैं मंगोलिया में काम कोई कल्पना कर सकता है संडे को छुट्टी के दिन मंगोलिया पार्लियामेंट का सत्र बुलाएं और भारत के एक व्यक्ति को रविवार की छुट्टी के दिन वक्त बदल चुका है दोस्तों, वक्त बदल चुका है। चीन के इतिहास में मैं मानता हूं ये यात्रा नए सीमा चिन्ह के रूप में देखी जाएगी। वैश्विक संबंधों के विद्वान लोग इस यात्रा को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और मैं भी इसका महात्म्य पूरी तरह समझता हूं। चीन के इतिहास में पहली बार चीन के राष्ट्रपति बीजिंग के बाहर जाके किसी और शहर में किसी दूसरे देश के नेता का स्वागत करते हो, ये चीन के इतिहास में पहली बार। मैं चीन के राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बीजिंग में नहीं, शियांग करके भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ये स्वागत नरेंद्र मोदी का ही था। ये स्वागत मेरे साथ आए हुए डेलीगेशन का नहीं था। ये स्वागत 125 करोड़ देश और जो भी लोग जानते हैं, समझते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि चीन में भारत के प्रति इतना मान सम्मान का नजरिया अपने आप में एक ऐसी मजबूत नींव का आरंभ है जो आने वाले दिनों में भारत और चीन के घनिष्ठ संबंधों की मजबूत नींव का ये पर्व है। चीन से भारत की दोस्ती, उससे चीन को क्या मिला, भारत को क्या मिला, उस तराजू से सिर्फ तोलने से काम नहीं चलेगा। चीन और भारत दुनिया की 1/3 जनसंख्या है, 1/3। एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ हम दोनों। क्या कभी इस ताकत को हमने पहचाना? हम ही भूल गए थे। हम तो ऐसे, छोड़ो यार, हम तो बड़े गरीब देश है, छोड़ो यार। वक्त बदल चुका है दोस्तों।
और इसलिए चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि विश्व के मानचित्र पर कभी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछेगा क्या। डेवलपिंग कंट्री ये शब्द प्रयोग भी इसलिए होता था कि पिछड़े हैं ये बोलने से अच्छा नहीं लगता था, और इस शब्द प्रयोग दुनिया में आया डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन दूसरे अर्थ में वो यही मानते थे गए बीते लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। लेकिन आज विश्व के मानचित्र पर एक नई हवा, वक्त वहां भी बदला है। सारी दुनिया देख रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज, विशेष करके चीन और भारत मिलकर के विश्व को एक नया उमंग, नया उत्साह, नई गति देने के लिए सामर्थ्यवान है। और भारत ने ये दायित्व निभाना है, और मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। विश्व को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आतंकवाद जिस प्रकार से मानवता का दुश्मन बना हुआ है, आए दिन निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, एक दूसरे के लहू के प्यासे हुए हैं। विश्व का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जो आतंकवाद के कारण रक्त रंजित न हुआ हो। गांव से भरी हुई, गोलियों से छलनी हुई विश्व जनता, उसे मरना कौन लगाएगा। इस संकट की घड़ी से जीने का विश्वास कौन देगा। दे सकता है इसके पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है। पूरा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई हैं, भाषा भिन्न हो